सातवें चरण के तहत वोटिंग लगातार जारी है। आपको बता दें कि यूपी के 9 जिले हैं जिन पर 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मनीष शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहीं पर कुमार अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे अमिताभ जी कि क्या कुछ समीकरण इस बार बैठ रहा है, हालांकि संसदीय क्षेत्र वाराणसी का है और इसी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण सीट जो है वो वाराणसी हो जाती है। पिछली बार भाजपा लहर आई 2017 में, हमने देखा आठों की आठों विधानसभाएं पर काबज होने में कामयाब रही बीजेपी। इस बार क्या नजर आ रहा है, क्योंकि उतनी ही मेहनत बल्कि उससे भी ज्यादा मेहनत इस बार पीएम मोदी करते नजर आए हैं अपने संसदीय क्षेत्र में। जी देखिए, इस बार तो लहर जैसी कोई बातें सचमुच नहीं हम्म। नजर आई हैं। लहर जी। जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम्म। लोग आश्वस्त हैं। अपने प्रधानमंत्री को लेकर के लोग आश्वस्त हैं। हम्म। तो इससे ऐसा लगता है कि ज्यादातर वोटिंग जो है खास करके बनारस और आसपास के इलाकों में वो भाजपा के पक्ष में हम्म। ही होने जा रहा है। हम्म। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने लास्ट टाइम जब वो वहां गए थे तो वहां फिजा थोड़ी बदली हुई थी, लेकिन मोदी के जाने से काफी अंतर आ गया था। हम्म। लेकिन इस बार लोग अपने प्रधानमंत्री से आश्वस्त लग रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये काम करने वाले व्यक्ति हैं, हम्म। वो उनका समर्थन कर रहे हैं। हम्म। मुझे लगता है कि बनारस क्या पूरे पूर्वांचल में ही एक हद तक जो है भाजपा को काफी समर्थन मिलने जा रहा हम्म। है। और अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़िया वोटिंग हो रही है तो उसका लाभ मिलने जा रहा है भाजपा को, हम्म। क्योंकि भाजपा ने जो काम किया है, जैसे मनीष भाई ने बताया कि राशन वितरण को लेके, जी। फिर मकान लोगों को मिला है, शौचालय लोगों को मिला है, जी। गैस मिली है लोगों को, बिजली हर घर में पहुंचाई गई है। हम्म। तो इन सब चीजों का असर तो ग्रामीण अंचल में है। हम्म। बातचीत में आप देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया का फर्क जो है, पहले हम लोग देखा करते थे कि मेन स्ट्रीम मीडिया का बहुत असर होता है, हम्म। जी। लेकिन अब जो है सोशल मीडिया ज्यादा प्रभावी हो गया है। और सोशल मीडिया में मोस्टली हमने पाया है कि लोगों ने संतुष्टि व्यक्त की है हम्म। कि सरकार ने काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया है, देश की सुरक्षा की व्यवस्था ठीक की है, हम्म। कोरोना के दिनों में हमें सपोर्ट किया है। जी। तो इन सब बातों से भी लगता है कि भाई जब वो संतुष्ट है तो वो जल्दी दूसरी तरफ नहीं जाना चाहेगा, हम्म। अनलेस अंटिल कोई ऐसी बात हो कैंडिडेट को लेकर बहुत ही ज्यादा नाराजगी हो। जी। क्योंकि भाजपा ने बहुत से ऐसे कैंडिडेटों को भी अंतिम समय में टिकट दे दिया जिनको वो हटाना चाहते थे जी। और लोग उनसे नाराज थे। तो हम्म। वैसे कुछ कैंडिडेट शायद भाजपा के हैं जो वो मार खा जाएंगे। अन्यथा मुझे तो साफ नजर आ रहा है अब जैसी बातचीत हो रही है कि हम्म। भाजपा को बढ़त मिली हुई है हाँ, चुनाव में। लेकिन मनीष जी, जैसा कि जिक्र कर रहे हैं अमिताभ जी कि किस तरीके से कहीं ना कहीं पीएम मोदी को लेकर लोग जो हैं वो आश्वस्त हैं, यहाँ के लोग वाराणसी की अगर हम बात करते हैं, ऐसे में जिस तरीके से हमने बीते लगातार दिनों देखा कि किस तरीके से विकास की गंगा लगातार वाराणसी में बदली है, बही है और पूरी सूरत जो है वो वाराणसी की बदल दी गई है। चाहे वो हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें या फिर और कई विकास की परियोजनाओं की बात करें, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव हो रहा है या फिर केवल और केवल इसी भरोसे से कि हाँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो पिछले संसदीय क्षेत्र से जो सांसद हैं और उनके भरोसे पर ये चुनाव है। क्या नजर आ देखिए, रहा है, मुद्दों पर या फिर चेहरे पर? यहां पर दोनों ही बातें हैं। हम्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अपना एक कलेवर है, एक अपनी स्टाइल है। हम्म। वो जब बनारस में जाते हैं तो बिल्कुल वाराणसी का जो फक्कड़ अंदाज है वो जी। पप्पू चाय वाले के यहाँ भी पहुंच जाते हैं, चाय पीने लगते हैं। जी। वो निकल पड़ते हैं, 80 घाट की ओर निकल पड़ते हैं, हम्म। वो गंगा जी में स्नान करते हैं। तो एक जो कनेक्शन है, हम्म। जो एक बनारस का जो अंदाज कहा जाता है, वो बनारस में घुल मिल जाते हैं। हम्म। और जनता अपने नेता को अगर कनेक्ट करती है और नेता जनता को कनेक्ट करता है तो इन्हीं भाव भंगिमाओं से करता है। जी। मोदी जी रोड शो करते हैं तो आप देखिए कि 3 किलोमीटर तक भीड़ ही भीड़ नजर आती है। वहां पर बिल्कुल। पुलिस पुलिस नहीं होती है। हम्म। सबसे बड़ी चीज है कि पुलिस नहीं होती है। जितनी सुरक्षा कर्मी जो जरूरत है बस उतने भर होते हैं, बाकी चारों तरफ जन समुद्र एक नजर आता है। हम्म। हालांकि दूसरे दलों में भी ये भीड़ अपने आप में नजर आती है, अखिलेश यादव जब रोड शो करते हैं या प्रियंका गांधी, लेकिन जो मोदी का आभा मंडल है, नेता का आभा मंडल एक बहुत बड़ा होता है। और ये 2014 से हम देखते आए हैं, जब उन्होंने पहली बार बनारस गए, उन्होंने कहा मां गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं हाँ। यहाँ आया नहीं हूं। तो उन्होंने सीधे कनेक्ट किया, उन्होंने नदियों को कनेक्ट किया, उन्होंने सफाई में कनेक्ट किया। एक जो भावना होती है लोगों से जुड़ाव की भावना, वो सीधे कनेक्ट करते हैं। हम्म। 2017 में भी वो कनेक्शन नजर आया, 2019 में भी नजर आया। 2017 का जब विधानसभा चुनाव था, आखिरी के 3 दिन वो जी। काशी में ही रहे, लगातार बनारस में रहे।
बीएचयू में रहे, डीएलडब्ल्यू में रहे, लोगों से मिले जुले, वहां के प्रबुद्ध वर्ग जो हैं जिनसे कनेक्शन होता है, लोगों से बातचीत होती है, तो प्रधानमंत्री सीधा संवाद करते हैं। वो बूथ स्तर के कार्यकर्ता से भी सीधे तौर पे वहां पर जुड़ते हैं। वो पूछते हैं, भाई क्या चल रहा है तुम्हारा, काम धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस समय जो कोरोना काल हुआ कोई तकलीफ हुई, तुम्हें जरूरत पड़ने पर दवाएं मिली। वो इनका एक अंदाज है प्रधानमंत्री का कि सीधे जुड़ने का। अब वो मान लीजिए रोड पे कोई माता बहन उनको कोई देना चाह रही है, वो रोड शो कर रहे हैं, तो अपना वो काफिला रुकवा कर उससे मिलते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जनता जो है अपने नेता से यही चाहती है। बाकी विकास की बात करें तो आप ये देखिए कि कॉरिडोर जो बना है, विश्वनाथ कॉरिडोर अपने आप में अद्भुत है, और बिना किसी बड़े विवाद के लोगों ने कहा ये टूट गया, वो टूट गया, वो टूट गया, लेकिन काशी की जनता जो है खुश है। गलियां जो हैं वो चौड़ी हो गई, लेकिन गलियों का महत्व वैसा ही बना हुआ है। तो जो परंपरा है और परंपरा के साथ जो विकास है, यानी क्योटो बनारस में जो बनाने का एक सपना अभी तक है, उस सपने की ओर जरूर बढ़े हैं, और निश्चित रूप से इसका संदेश जाता है। तो बनारस की जो जनता है वो लगातार जो है पिछले 3 चुनाव से भाजपा से जुड़ी हुई है। हालांकि वहां पर नीलकंठ तिवारी का विरोध हुआ, जो मंत्री, राज्य मंत्री हैं, लेकिन वो विरोध इस स्तर पे नहीं है कि भाजपा के खिलाफ वो विरोध हो, वो व्यक्ति के स्तर पे है। व्यक्ति से बड़ा जब आता था, आपने कहा एक चेहरा, तो चेहरे पे मोदी से बड़ा कोई नहीं आज की तारीख में, ये स्पष्ट है। जी ठीक। अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी ने भी बहुत गहरा विचार विमर्श किया, मंथन किया, उसके बाद एक एक सीट पर अपने उम्मीदवारों को उतारा। चाहे हम बाहुबली नेताओं की बात कर लें, उनमें भी अब जो ये 7वां चरण है, इसमें भी बाहुबली नेता भी लड़ रहे हैं। चाहे हम धनंजय सिंह की बात कर लें, इस तरह के बाहुबली नेता हैं। क्या नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनौती बनकर सामने समाजवादी पार्टी खड़ा है, क्या पूर्वांचल में कहीं ना कहीं असर पड़ेगा इसका? नहीं, कुछ सीटों पे तो निश्चित रूप से असर पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का अपना प्रभाव रहा है, वो बिल्कुल नील नहीं हुई है, और ना ही वो बसपा की तरह बैठी हुई है। कांग्रेस की तरह उसका प्रभाव भी समाप्त नहीं हुआ है। तो सपा ही तो टक्कर दे रही है भाजपा को। जब सपा और भाजपा में टक्कर हो गई है, तो जो लोग भाजपा को नहीं देना चाहते हैं, वो सारे एकजुट हो जाएंगे सपा के पक्ष में। तो सपा के वोट परसेंटेज में अपने आप फर्क आएगा और बेहतर हो जाएगा। और उसके बाद अगर उनका कोई प्रभावी उम्मीदवार है, तो हो सकता है कि वो सीट को निकाल भी लेगा। वैसे तो बाहुबली जैसे है, जिस ढंग से सपा इस बार भी इनकार नहीं कर पाई और ऐसे लोगों को उन्होंने टिकट दिया, हालांकि इसको लेके काफी आलोचना थी, और जनता का मिजाज देखते हुए शुरुआत में अखिलेश यादव इससे परहेज भी रख रहे थे, लेकिन बाद में फिर उन्होंने उन लोगों को टिकट दिया। तो उन्हें ऐसी उम्मीद होगी कि भाई इन लोगों का अपने इलाकों में वो जो ऐसा एक होता है ना कि कोई आदमी आम जनता को वो बड़े बाहुबली है, लेकिन अपने लोगों को उसने बहुत सहायता की हुई है, उनकी मदद की हुई है, तो लोग आंख मूंद करके उसका समर्थन करते हैं, भले ही उसकी छवि जो है बहुत खराब हो। इस चक्कर में ही कई बार राजनीतिक दल जो है उन लोगों को मतलब उपेक्षा उनकी नहीं कर पाते हैं, उनको पार्टी में ले लेते हैं। उनको लगता है कि सीट हम किसी तरह जीत लें, उसके बाद हम चीजों को ठीक कर लेंगे, लेकिन वो नुकसान तो आम जनता को होता है। क्योंकि लेकिन इसी का कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को तो घेरती है विपक्ष, चाहे हम बीजेपी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, चाहे बसपा की या फिर और किसी अन्य दल की बात कर लें। हमेशा समाजवादी पार्टी इन्हीं तमाम मुद्दों पर घिरती आई है कि गुंडा राज उन्होंने किया, कानून व्यवस्था उनके राज में सही नहीं रही। नहीं, बात ठीक है, लेकिन अगर आप कैंडिडेट्स के लिहाज से देखेंगे तो कोई ऐसा दल नहीं है जिसमें बाहुबली शामिल नहीं है। दूसरी बात, कैंडिडेट्स की छवि को लेकर के जो आपराधिक छवि वाले कैंडिडेट्स हैं, वो सारे दलों में हैं। तो इस ढंग से सपा जो है उसका जवाब देती है और बैलेंस करने की कोशिश करती है, लोगों को बताती है कि देखो भैया, उनके यहाँ भी तो इतने हैं जिनके ऊपर इतने इतने केस दर्ज हैं, इतने उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर 5-5 केस दर्ज हैं, 6-6 केस दर्ज हैं। तो इस ढंग से वो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। स्थानीय स्तर पे कई बार अब ऐसे बड़े नाम, मुख्तार अंसारी जैसे नाम है, जिनको आमतौर पे बाहर के जो लोग हैं वो बिल्कुल समर्थन देना नहीं चाहेंगे। इनके बारे में ऐसी कथाएं प्रचलित हैं कि बहुत क्रूर हैं, चाहे जो कुछ भी उन्होंने किया हुआ है, लेकिन स्थानीय स्तर पर देखिए वो जीत जाया करते हैं। ऐसा होता रहा है।
तो सपा को ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से बहुत नुकसान यानी होगा। व्यक्तिगत तौर पर आप ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर जो उम्मीदवार है उसकी छवि कहीं ना कहीं बहुत इंपैक्टफुल होती है लोगों के बीच में। मनीष जी, 2017 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 54 में से 29 बीजेपी के खाते में सीटें आई थी, जबकि 11 समाजवादी पार्टी ने हासिल की थी। इस बार क्या नजर आ रहा है? अभी तक जो चरण हुए हैं, चुनाव हुए हैं, हालांकि अभी 7वें चरण का जो चुनाव है वो अभी जारी है, उसके बाद साफ हो पाएगा आखिरकार तस्वीर क्या निकल कर आती है सामने। लेकिन अभी तक जो 6 चरण आपने देखे उनमें क्या कुछ आप समझ पा रहे हैं? देखिए, अभी तक 6 चरणों में 349 सीटों की जो है वो चुनाव हो चुका है। और अभी जो 6 चरण थे, अगर 6वां चरण आप हटा दे तो 5 चरण तक वोटिंग पैटर्न लगभग एक सा रहा। हाँ। 60-61 के 61-62% के आसपास में रहा। और यहाँ पर जो है बिल्कुल मुकाबला बहुत अच्छा रहा है, और भाजपा जो है भाजपा वर्सेस लाल रहा। लेकिन जो 6वें और 7वें चरण में, 6वें चरण में अकेला जो है गोरखपुर योगी जी के उसमें रहा, चेहरे पर लड़ा गया। 7वां चरण जो है वो मोदी और अखिलेश यादव जो है इन दोनों का चेहरा है। यहाँ पर आप आजमगढ़ देखें तो आजमगढ़ में अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है। यहाँ पर मुख्तार अंसारी नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनका लड़का जो है वो लड़ रहा है, अब्बास अंसारी लड़ रहा है। और उसने वहां पर, आप कैसे जीतते हैं ये देखिए, उसने साफ सी बात कही कि भाई 6 महीने तक जो है एक भी ना दरोगा इधर से उधर होगा, ना कोई सिपाही होगा, हम सबसे जवाब तलब करेंगे। तो इस तरह से सीधे अपने वोटरों को संकेत दे रहे हैं कि सरकार आने पर हम क्या करेंगे। वो अपने मतदाता को बता रहे हैं, जो उनका वोटर है, एक बाहुबली का जो अंदाज है, जिस अंदाज पे वो लोग जीतते आए हैं लगातार 20 साल, तो वही अंदाज जो है मुख्तार के लड़के भी दिखा रहे हैं वहां पर अपना अंदाज। गाजीपुर हो आपका, या मऊ हो, या आजमगढ़ हो, इन तीन जिले हैं जिनमें मुख्तार अंसारी का प्रभाव माना जाता है। अब मऊ सीट से आप देख लें, अलका राय जो कृष्णानंद राय जी की वो है, वो पिछली बार जीती 2017 में, लेकिन वो मोदी लहर में था। इस बार भी मुकाबला बड़ा करीबी है, और कांटे की टक्कर है। अब धनंजय सिंह है, बाहुबली है, धनंजय सिंह कोई भी हो, निर्दलीय हो, किसी भी तरह से हो, धनंजय सिंह ने विकास किया हो न किया हो, कितने मुकदमे लगे हों, लेकिन धनंजय सिंह सांसद भी बनते हैं, धनंजय सिंह विधायक भी बनते हैं, धनंजय सिंह जिसको चाहते हैं उसको जिताते हैं, जिसको चाहते हैं हराते हैं। तो ये एक स्थानीय स्तर पर जो बाहुबलियों का एक कैंडिडेट है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जी, ये बिल्कुल सच्चाई है, आप इसको नहीं झुटला सकते। 2017 की लहर जब थी मोदी, उसमें भी आप देखिए कि सबसे कड़ा मुकाबला जो हुआ वो इन्हीं सीटों पर हुआ था। 7वें चरण में मुकाबला बड़ा करीबी था। उस बार जो है छोटे दलों ने अपनी भूमिका निभाई थी, लेकिन इस बार भी छोटे दल ही बहुत महत्वपूर्ण है और गेम चेंजर है बिल्कुल। चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, या फिर अपना दल हो, या निषाद पार्टी हो, या संजय चौहान की पार्टी हो, महान दल हो, ये छोटे छोटे पॉकेट में बिल्कुल अपनी अलग भूमिका निभाते हैं। तो मतदान जो है बहुत करीबी है, और फाइट जो है बिल्कुल आपस में नेक टू नेक चल रही है यहाँ पर। ठीक मनीष जी, अमिताभ जी, जैसे कि जिक्र कर रहे हैं मनीष जी कि छोटे जो दल हैं वो कहीं ना कहीं अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। समाजवादी पार्टी बिल्कुल टक्कर में बनी हुई है और एक मजबूत विकल्प और विपक्ष हम इसे कहेंगे कि अपने आप को सामने लाकर खड़ा कर रही है बीजेपी के आगे। अगर हम 2017 की बात करते हैं तो 29 सीटें, जैसे कि मैं बार बार जिक्र भी कर रही हूं कि 2017 में बीजेपी लहर थी, लेकिन उसके बावजूद भी 11 सीटें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब रही थी। इस बार ऐसा लहर, जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि लहर नजर नहीं आ रही है, इस बार क्या समझ रहे हैं? इसके आसपास ही रहेगा मामला, मुझे लगता है। समाजवादी पार्टी अपना स्थान बना के रखेगी, हो सकता है एक आध सीट ज्यादा भी ले आए इस इलाके से। और छोटे दलों का इम्पैक्ट रहेगा सर? हाँ, छोटे दलों का इम्पैक्ट रहेगा। देखिए, उनका वो छोटे दल राष्ट्रीय स्तर पे आपको दिख सकते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पे, शहर के स्तर पे, या जिन इलाकों में है वहां पे तो उनका प्रभाव है ही। वो उनके खैरख्वाह हैं। लोग मानते हैं कि यही दल जो है हमारा खैरख्वाह है, तो वो उसको वोट करेंगे ही। उनका अपना प्रभाव क्षेत्र वहां पे, वो बहुत बड़े हैं, बहुत मजबूत हैं, कमजोर नहीं है। अपना दल को जैसे नहीं साधा होता बीजेपी ने, तो बीजेपी को बहुत दिक्कत होती वहां पे इलाकों में खासकर। अब वैसे राजभर के हटने से भी असर पड़ने वाला है। तो छोटे दल होंगे, लेकिन छोटे दल अपने इलाके में तो बड़े हैं ना, वहां पे उनका प्रभाव है, उनका आधार क्षेत्र है। उनसे जब बड़ी पार्टियों को समझौता करना पड़ता है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो जिन इलाकों में है, उन इलाकों में बड़ी पार्टी उतनी प्रभावी नहीं है। उन इलाकों में वो छोटी पार्टी प्रभावी है, और वही कारगर है वहां पे जीतने के लिए। तो उसका सहयोग तो चाहिए।
आजमगढ़ में अगर हम बात करते हैं, अगर हम आजमगढ़ की बात करते हैं अमिताभ जी, तो आजमगढ़ में पहली बार यहाँ पर प्रतिष्ठा को आजमाते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, और गोरखपुर में भी पहली बार चुनाव लड़ते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। कितना प्रभाव अखिलेश यादव का यहाँ पर पड़ रहा है, क्योंकि पहली बार सांसदीय जो विधायकी का चुनाव है वो यहाँ पर लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। इसका कितना इम्पैक्ट यहाँ के लोगों पर पड़ सकता है अगर हम आजमगढ़ के मंडल की बात करते हैं तो? मनीष जी, जी जी यही मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आजमगढ़ से जिस तरीके से पहली बार विधायकी का चुनाव अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट नजर आएगा लोगों के अंदर? देखिए, आजमगढ़ से अखिलेश यादव वहां के जिला अध्यक्ष हैं, और जो सपा के जो मुखिया हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो करहल से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव का ये संसदीय क्षेत्र है जहां से वो सांसद हैं 2017-2019 में, जहां से वो सांसद बने, और वहां पर उनका बहुत बड़ा एक प्रभाव है। आजमगढ़ मुलायम सिंह की सीट रही है, नेताजी की सीट रही है, जो संरक्षक है सपा के, उनकी सीट रही है। यहाँ पे पिछली बार अगर देखें तो 8 सीटों में 5 सीटें जो है वो सपा जीती थी, और उसके बाद में 2 सीटें बसपा जीती थी, और भाजपा को केवल एक फूलपुर पवई में 1 सीट केवल मिली थी। तो इससे आप मान सकती हैं कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव का क्या कद है। वहां पर जनता जो है वो सपा के नाम पर वोट करती है, नेताजी के नाम पर वोट करती है, और इसलिए वहां पर एक अलग ही माहौल हो जाता है। वहां पर सबसे ज्यादा यादव वोट है, उसके बाद में मुस्लिम 24% है। तो अपने आप में ये जो फैक्ट हैं, ये अपने आप में एक अलग एक समीकरण राजनीतिक बना देते हैं। और इस बार जो है मुकाबला बड़ा करीबी है वहां की हर सीट पे अगर देखें हम, तो निश्चित रूप से वहां ओवैसी की पार्टी भी लड़ रही है, बसपा भी लड़ रही है, सपा भी लड़ रही है, भाजपा भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है। मुस्लिम और यादव वोटों का बंटवारा अगर होता है तो वहां पर इस बार भाजपा को फायदा मिल सकता है। मैं कह रहा हूं आजमगढ़ में बीजेपी जो है अपना एक अलग जो है, पहली बार जो है हो सकता है वो 3 से 4 सीटें भी जीत सकती है। तो ये एक अलग होगा। अगर बीजेपी आजमगढ़ में बहुत अच्छा करती है तो उसका मतलब वोटों का बंटवारा हो रहा है, क्योंकि वहां पर ओवैसी भी इंपैक्ट कर रहे हैं, और जो वर्तमान विधायक हैं वो ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जो पिछली बार बसपा से विधायक रहे। तो ये सारे फैक्टर जो हैं, ये अब आप मतदाता जो है वो घरों से निकला है और माहौल बनने लगा है, भीड़ जो है वो दिखने लगी है। 9 बजे और 10 बजे के बाद से आगे आगे जनता आ रही है, बूथों पर जो है, मतदान केंद्रों पर है, जो भीड़ लग रही है, तो अपने आप से घर से निकल रहे हैं। और आजमगढ़ में भीड़ जो बाहर आई है धीरे से, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल चुनाव का समीकरण ही बदल देगी। आप देखेंगे शाम 6 बजे तक आजमगढ़ का जो वोट परसेंटेज होगा, जो आजमगढ़ में वोटिंग होगी, वो अन्य जिलों से हो सकता है ज्यादा हो। जी अमिताभ जी, जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे हम पहले भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरीके से प्रभाव है, और हमने देखा कि अब से कुछ दिन पहले से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बीते 3 दिन से लगातार वो वाराणसी में गए हुए हैं। वहाँ के लोगों के बीच में उनका प्रभाव जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, खासतौर पर अगर हम महिलाओं या फिर युवाओं की बात करते हैं तो बढ़ चढ़कर उनके संबोधन को सुनने के लिए पहुँचते हैं, उन्हें देखने के लिए पहुँचते हैं, और जिस तरीके से उनका आचरण वहाँ पर रहता है, क्योंकि वो बतौर प्रधानमंत्री वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं बल्कि एक सांसद के रूप में अपने लोगों के बीच में पहुँचते हैं। इसका इम्पैक्ट कितना वहां के लोगों पर देखने को मिल सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री के जो ये तरीके हैं, जिस तरह से लोगों से मिलना जुलना, एकदम आम व्यक्ति की तरह उनके करीब चले जाना, ये लोगों का दिल जीत लेता है। इसलिए वो ऐसा करते भी हैं। ये चुनाव की स्ट्रेटेजी ही नहीं है, उनके नेचर में भी है कि वो आमतौर पे सबसे घुलना मिलना पसंद करते हैं। उन्होंने कई उदाहरण स्थापित किए हैं। उन्होंने जैसे सफाई कर्मियों के पैर धोए, ऐसे ऐसे काम वो कर देते हैं कि विपक्ष जो है या दूसरे दल के नेता जो हैं, वो भौंचक के रह जाते हैं कि अब हम इसके जवाब में क्या करें। आप देखिए, जिस ढंग से पहले कोई भी बड़े नेता प्रधानमंत्री वगैरह जो होते थे, वो मंदिरों में जाना अवॉइड करते थे, मंदिरों की बात नहीं करते थे, गंगा स्नान वगैरह जैसी चीजों से परहेज करते थे। और मोदी को आप देखिए, जा करके साष्टांग लेटते हैं, बड़े बड़े त्रिपुंड लगा लेते हैं, गंगा स्नान करते हैं, बाकायदा तस्वीरें खींचती है, इंटरनेशनल मीडिया तक में जाती है चीजें। तो ये चीजें जो है, अब उनका असर आप देखिए, जो विपक्षी दल के जो नेता है, तो वो ऐसा लगता है कि उनका अनुसरण कर रहे हैं। आप प्रियंका को देखिए, आप अखिलेश यादव को देखिए, ये लोग भी
त्रिपुल लगा अमिताभ जी, करके जिस और तरीके से मंदिर में बैठ प्रधानमंत्री करके। नरेंद्र मोदी या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करते हैं, या फिर बड़े दिग्गज नेताओं की, अगर हम भाजपा के दिग्गज नेताओं की बात करते हैं, तो लगातार एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं वो लोगों से संवाद एक नियमित तौर पर बनाकर रखते हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। क्या विपक्ष को सीखने की जरूरत है कहीं ना कहीं इससे? किसी भी नेता को सीखने की जरूरत है। अगर आप नेता बनना चाहते हैं, जी देश का नेतृत्व करना चाहते हैं, जी। तो लोगों का विश्वास आप में इसी तरीके से कायम होता है जब आप उनसे सीधा संपर्क रखते हैं, उनके काम आते हैं और उनके साथ विनम्र रहते हैं। अखिलेश यादव ने 2-4 जगह बहुत गलतियां की हैं, उनका व्यवहार लोगों को नहीं पसंद आया है, तो अखिलेश को भी तो निश्चित रूप से इस चीज का अनुसरण करना चाहिए कि जनता के साथ पेश कैसे आए, या सभा में रहें तो हम किस तरीके से बात करें। अभी उनका एक वीडियो चल रहा था जब वो पुलिस वालों को जिस ढंग से पुकार ले रहे थे, उससे लोगों को अच्छा नहीं लगा, लोगों ने इससे बुरा महसूस किया है। कुछ लोग हो सकते हैं प्रसन्न हुए हो, जो पुलिस से नाराज रहते हैं कि पुलिस से इसी तरीके से बात करना चाहिए, लेकिन आम लोगों ने इस बात को गलत महसूस किया है। तो अखिलेश जी को निश्चित रूप से मोदी जी से सीख लेना चाहिए। आप देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोदी जी से कितनी सीख लिए हैं और कई चीजों में उनको वो फॉलो कर रहे होते हैं। बाकी दलों के नेताओं को भी फॉलो करना चाहिए और अच्छी बात है, हर दल के नेता एक दूसरे से सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी से दूसरे दल के नेता सीख रहे हैं, बीजेपी भी दूसरे दलों को से सीख रही है। और बीजेपी की स्ट्रेटेजी में पिछले 10 सालों में काफी परिवर्तन आया है। उन्होंने जो है कांग्रेस से काफी सीख ली है कि किस तरीके से हमें चुनाव लड़ना चाहिए। अब आप देखिए कि बीजेपी जिस ढंग से चुनाव लड़ रही है, उसके बड़े बड़े नेता छोटे छोटे चुनाव में पूरी शक्ति झोंक करके आ जाते हैं। बीजेपी इस बात को लेकर निश्चिंत नहीं हो जाती कि हम, जैसे अखिलेश ने कहा कि हम तो करहल जाएंगे ही नहीं, हम तो वैसे ही जीत जाएंगे। मोदी जी ऐसा नहीं कहते, मोदी जी जाते हैं, अपना प्रधानमंत्री होते हुए भी वो जाते हैं और हर चुनाव के लिए वो जाने की कोशिश करते हैं। इससे पता चलता है कि बीजेपी जो है कितने ही विस्तृत व्यापक ढंग से और जमीनी स्तर पे जा करके लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इनको वो सबक याद है कि अटल जी जब प्रधानमंत्री बने थे, अटल जी ने बहुत बेहतर काम किया था, देश को विकास की दिशा में बहुत अच्छे ढंग से ले गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत किया था। इसके बावजूद बहुत ही करारी हार का उन्हें सामना करना पड़ा था, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो अब भाजपा उस ढंग से कोई चांस नहीं लेना चाहती, कोई मौका नहीं देना चाहती किसी को शिकायत करने का। वो काम करती भी है, लोगों को बताती भी है और उनके दरवाजे तक जाकर बताती है। तो ये चीज तो किसी भी नेता को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल और किसी भी पार्टी को। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ठीक है उनका काम। ठीक अमिताभ जी। मनीष जी, जिस तरीके से जिक्र हम संवाद का कर रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों के बीच में पहुंचते हैं और वहां पर वो संवाद साधते हैं और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट, बहुत मजबूत तरीके का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है लोगों को। लेकिन अगर हम इस बार कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में एक बड़ा चेहरा, इस बार एक महत्वपूर्ण चेहरा प्रियंका गांधी वाड्रा निकल कर सामने आ रही हैं। वो लगातार महिलाओं से संवाद करने की कोशिश करती हैं, महिलाओं के अधिकारों को वापस देने की बात अगर वो करती हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं पर इनका इम्पैक्ट नजर आ सकता है। कहीं ना कहीं प्रभाव प्रियंका गांधी वाड्रा का महिलाओं में देखने को मिल सकता है चुनाव में। क्या समझ रहे हैं आप, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार महिलाओं को साधने की कोशिश में लगी है? जी, कांग्रेस ने कम से कम एक पहल की है, जो महिलाओं को, जो इन्होंने 40% जो चुनाव लड़ाने की जो बात की, यूपी में जो शुरुआत की प्रियंका वाड्रा ने, उन्होंने कहा अभी कि ये मेरा केवल यूपी के, मैं प्रभारी हूं तो मेरा यूपी के लिए विजन है। लेकिन ये जो है हर पार्टी ने इसको तुरंत ग्रहण किया। जैसे अभी अमिताभ जी बता रहे थे कि भाजपा जो है वो बहुत जल्दी दूसरे दलों से सीखती है। तो आप देखिए, प्रयागराज में भाजपा ने महिलाओं का एक बहुत बड़ा समागम किया, जिसमें महिला सांसद आई, सारी महिलाएं थी, प्रधानमंत्री खुद वहां मौजूद थे, उन्होंने महिलाओं से बात की। तो ये महिलाओं पे एक नरेटिव जो सेट करने काम किया, वो प्रियंका वाड्रा ने किया, वो कांग्रेस महासचिव ने किया और उसको बीजेपी ने फॉलो किया। तो ये एक अच्छी बात है, महिलाओं के हित की बात कर रही है और सारी राजनीतिक दलों को महिलाओं को आगे लाना चाहिए। और महिला अपने आप में सशक्त है। कल महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो महिलाओं का अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान जो है वो राजनीतिक दल ही कर सकते
सकते हैं। और ये केवल उनका सशक्तिकरण शब्द के इस्तेमाल नहीं, बल्कि उनको भागीदारी देकर आप उनको सत्ता में भागीदारी दें, उनको आप मंत्री बनाएं, उनको विधायक बनाएं, उनको चुनाव में लड़वाएं। तो कांग्रेस ने काम किया है, भले ही उसका इंपैक्ट इस चुनाव में ना दिखे, लेकिन आने वाले समय में हर राजनीतिक दल इस चीज को फॉलो करेगा और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी जो है वो चुनावी जो सियासी मैदान जो है, चुनावी सत्ता संग्राम जो होता है, उसमें महिलाओं की भागीदारी दिखेगी। कल की तारीख में आपको सड़कों पर महिलाएं दिखेंगी जो झंडा लिए हुए जा रही होंगी और उनकी तादाद पुरुषों के बराबर होगी। मैं इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूं, महिलाओं पुरुषों को अलग अलग नहीं कर रहा हूं, महिला और पुरुष दोनों एक हैं, लेकिन जो भी कमजोर है या जो भी लगता है इसको आगे लाना चाहिए तो उसको लाना चाहिए, और कांग्रेस ने इसके लिए किया है और प्रियंका गांधी उसके लिए बधाई की पात्र हैं। भाजपा अच्छा, ने भी इस उसको बार फॉलो जो किया। 6 चरण गए हैं, जिन 6 चरणों में मतदान हुआ है, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें मनीष जी, तो वो किस तरीके से आप समझते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं जो बीते 6 चरण हैं? देखिए, 6 चरणों का चुनाव हो चुका है, 349 सीटें जो हैं उन पे लोगों ने अपने ईवीएम में बटन दबा दिए हैं। तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि इन चरणों तक ये डिसाइड हो गया है कि सरकार किसकी बनने जा रही है। मैं फिर कह रहा हूं 6 चरणों तक ये स्पष्ट हो रहा है कि सरकार किसकी बनने जा रही है। मीडिया दिखा रहा है बीजेपी वर्सेस सपा, लेकिन यहां पर आप देखें तो अलग अलग चरणों में जो है, पश्चिम में जो पहले 2 चरण रहे हैं वहां पर बीजेपी सपा के साथ में बसपा भी लड़ी है, छोटे छोटे पॉकेट्स में जो लड़ी है वो बसपा भी लड़ी है। तो अपने आप में मुकाबला बड़ा रोचक है वहां पर। इसके बाद में आप आ जाए तीसरे और चौथे चरण में, तो ये अवध और ये जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वहां पर अपने आप में अलग लड़ाई लड़ी गई है। वहां पर भाजपा वर्सेस आल रहा है, वहां भाजपा नंबर 1 रही है और उसके मुकाबले में विरोधी खड़े रहे हैं। तो इसके अब 5वें चरण से आ जाएं तो इधर की तरफ आप आ जाएं, पूर्वांचल की लड़ाई शुरू हो गई है। तो 5वें चरण और 6वें चरण में जो है वो योगी का आभा मंडल चला है। यहाँ पर जितनी भी सीटें, चाहे अयोध्या की बात कर लें या गोरखपुर की बात कर लें, तो यहाँ पर जो है बीजेपी ने पहले एक नैरेटिव सेट कर दिया था। अयोध्या में आप देखिए तो वहां पर राम मंदिर या जो विकास है, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो बात होती है, जो विकास की बात होती है कि सांस्कृतिक राजधानी हम बनाएंगे, एक धार्मिक राजधानी अयोध्या को बनाएंगे, तो ये अपने आप में संदेश दिया गया वहां पर। और मतदाता जो है, मतदाता 5 सालों तक चीजों को देखता है। इसीलिए जो है हम ये नहीं कह रहे हैं इस बार की एकदम से, आप देखिए कोरोना काल हुआ, सारी चीजें हुई, बड़े विकट साल रहे, 2 साल जो रहे बड़े संकटपूर्ण रहे, लेकिन कहीं भी एक आक्रोश नहीं नजर आया। जो जन आक्रोश होता है वो नहीं नजर आया। उसका कारण ये रहा कि सरकार जो है घर घर तक पहुंची, राशन पहुंचाई, दवाएं पहुंचाई, जिसको इलाज मिलना था इलाज मिला। डेल्टा आया, डेल्टा में लोगों के हर घर से लोग मरे, लेकिन उसके बावजूद जो है सरकार से ये आदमी निश्चिंत रहा कि कहीं ना कहीं सरकार ने काम किया है। और आपदा है तो आपदा निश्चित रूप से आई है, वो सब में आएगी। उसमें सरकार के मंत्री भी बनेंगे, आम जनता भी मरेगी। कई मंत्री भाजपा के मर गए, चेतन चौहान मर गए, कमल रानी मौर्य मर गई, उनकी डेथ हो गई कोरोना काल में इस बीमारी से। तो लोगों ने अपनों को खोया है, वो पीड़ा है, वो दर्द है, उसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से जनता ने तो राजनीतिकरण नहीं किया है। जनता जो दे रही है वो विकास के नाम पे वोट दे रही है। जनता बदलाव कितना चाहती है ये तो आपको 10 मार्च को पता चलेगा। यानी बिल्कुल मनीष जी, विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, ना केवल चेहरे पर या फिर राष्ट्रीय मुद्दों पर, बल्कि स्थानीय मुद्दों पर भी। और स्थान में कितना, स्थानीय मुद्दों को लेकर अगर कितना विकास की बात की जाए, और जिले में कितना विकास हुआ, राज्य में कितना विकास हुआ, ये तमाम वो फैक्टर्स है जिनको लेकर आज हर एक मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वोटर्स मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अमिताभ जी 2012 की बात कर ले, 7 की बात कर ले, या फिर उसके बाद की बात कर ले, तो हमने ये देखा है कि पूर्वांचल जिसने साथ लिया उसने सत्ता पाली। जी जी जी, पूर्वांचल का साथ बहुत जरूरी है। और फिलहाल जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो पूर्वांचल ऐसा लग रहा है कि भाजपा के साथ जा रही है। इस लिहाज से भी ऐसा महसूस किया जा सकता है कि इलेक्शंस में भाजपा जो है वो सरकार बना सकती है। पूर्वांचल में प्रभाव रहा ही है, और पूर्वांचल में खास करके जैसे राम मंदिर को लेकर के जो उत्साह रहा है, तो उस लिहाज से भी देखें तो पूर्वांचल में भाजपा को का अपर हैंड है। वैसे भी मोदी जी वहां पे मौजूद हैं, तो मोदी जी एक बहुत जबरदस्त खूंटा है भाजपा के लिए, बहुत मजबूत स्तंभ है।
बिल्कुल अमिताभ जी, और ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सीटें 54 विधानसभा सीटें हैं, 9 जिले हैं और इसमें 613 उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में हैं और उनकी किस्मत जो है आज वो ईवीएम में कैद होगी। तस्वीर 10 मार्च के बाद साफ होगी कि आखिरकार क्या कुछ तस्वीर निकल कर आती है, लोगों का समर्थन किस पार्टी को ज्यादा मिला है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, मनीष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम चर्चा के लिए, और अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम चर्चा और अपना वक्त हमें देने के लिए। तो ये साफ